Hello friends, again welcome to Fun Study. My name is Jas Agrawal and we will study here BSc first year Physics. तो बिना किसी देर के चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं कैंटिलीवर और इसको पूरा डिटेल में समझेंगे और उसका डेरिवेशन भी हम ड्राइव करेंगे। तो पहले यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है, इससे आप समझ पाएंगे कैंटिलीवर को। सबसे पहले एक बीम की तरह कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पे एक बीम लिया हुआ है हमने और यही बीम कैंटिलीवर कहलाता है। इसको एक पॉइंट पर, एक एंड पर हमने फिक्स्ड कर दिया, रिजिड सपोर्ट से यहाँ पर फिक्स्ड कर दिया और वहीं दूसरे एंड पर हमने यहाँ पे कुछ वेट लोड किया। तो वेट लोड करने के बाद ये जो हमारा कैंटिलीवर है, ये कुछ नीचे जो डायग्राम बना हुआ है इस तरीके से कुछ बेंड होता हुआ दिखने लगेगा हमें। तो यहाँ पे ये चूँकि मैंने आपको बताया कि एक बीम की तरह है, तो इस कैंटिलीवर के जो बीचों बीच ये जो डॉटेड लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये इसकी एक न्यूट्रल लाइन है। और फ्रेंड्स, मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर ये कैंटिलीवर समझना है तो इससे पहले आप वो बेंडिंग ऑफ बीम वाला वीडियो ज़रूर देखें, उससे आपको और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो ये जो डॉटेड लाइन है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि न्यूट्रल लाइन है, और कंसीडर कर लेते हैं इस बीम का जो लेंथ है वो स्मॉल एल होगा, स्मॉल एल। और यहाँ पर जो फर्स्ट एंड है उसको हमने पॉइंट वो नाम दे दिया ए, और यहाँ पर इस साइड हमने बी नाम दे दिया। अब यहाँ पे हम एक इस न्यूट्रल लाइन पर एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर कर लिया है हमने, पी क्यू, और इस पॉइंट पर हम फाइंड करेंगे इसका बेंडिंग मोमेंट। और इसी एलिमेंट्स के लिए हम फाइंड करेंगे हमारा एक्सप्रेशन। तो यहाँ हमने माना कि जो ये एलिमेंट है ये पहले था पी क्यू, जब बिफोर बेंडिंग, कैंटिलीवर के बेंड होने से पहले ये जो एलिमेंट था वो पी क्यू था, और बेंड होने के बाद पी डैश क्यू डैश। क्योंकि हमने बेंडिंग ऑफ बीम में पढ़ा है कि बेंड होने पर, किसी बीम के बेंड होने पर जो न्यूट्रल लाइन होती है उसकी लेंथ चेंज नहीं होती, सेम ही रहती है। तो यहाँ पर पी क्यू और पी डैश क्यू डैश इक्वल लेंथ की होंगी, इसमें कोई लेंथ नहीं। बाकी न्यूट्रल लाइन के ऊपर या नीचे अगर हम कोई भी लाइन कंसीडर करें तो उनकी लेंथ में चेंज आता है। तो यहाँ से हम इस न्यूट्रल लाइन से बेंड होने वाली न्यूट्रल लाइन से नॉर्मल्स ड्रॉ कर लेते हैं, और ये जिस पॉइंट पर मिलेंगे उसको हमने मान लिया ओ है। चूँकि ये एक आर्क की तरह है, तो यहाँ पे इसकी जो लेंथ होगी इस पॉइंट से, वो एक सर्कल की जो लेयर होती है, सर्कल की जो बाउंड्री होती है उसकी, उसके सेंटर से जो डिस्टेंस होगी वही होगी। मीन्स ये एक आर्क है और ये इसका सेंटर है, मीन्स ये एक सर्कुलर आर्क है, मीन्स एक सर्कल की एक आर्क है और ये उसका सेंटर है। तो इसकी जो डिस्टेंस होगी इसकी न्यूट्रल लाइन की, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगी। तो हमने इसको कंसीडर कर लिया, ये कैपिटल आर है। सिमिलरली यहाँ पे हमने एक एंगल कंसीडर कर लिया इन दोनों लाइंस के बीच में, वो है डी थीटा। और यहाँ पे हमने ये भी कंसीडर कर लिया कि जो पी और पी डैश और क्यू डैश के बीच की जो डिस्टेंस है वो वाई और वाई प्लस डी वाई। और वेट हमने डब्ल्यू सस्पेंड किया है यहाँ पे, ये मान लिया है, और बस इतना ही। चलिए तो आगे बढ़ते हैं एक्सप्रेशन की ओर। मोमेंट ऑफ लोड डब्ल्यू अबाउट द पॉइंट पी इक्वल टू डब्ल्यू एल माइनस एक्स। अब चूंकि हम पी क्यूब एक स्मॉल एलिमेंट के लिए, यहाँ पे इस डेरिवेशन में दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि ये जो हमारा कैंटिलीवर है, इसका जो सेल्फ का वेट है वो बहुत ही ज़्यादा कम है इस डब्ल्यू वेट के कंपैरिजन में, मीन्स नेग्लिजिबल है। इसके जो वेट है कैंटिलीवर का वो हम इस एक्सप्रेशन के लिए नेग्लिजिबल मान लेंगे। और ये जो डिस्टेंस है पी क्यू एलिमेंट है, ये भी बहुत ही स्मॉल है, इसलिए हम इसे भी एक पॉइंट की तरह देख सकते हैं। तो मोमेंट ऑफ लोड डब्ल्यू अबाउट द पॉइंट पी, तो यहाँ से जब हम वेट सस्पेंड करेंगे तो हमने माना कंसीडर किया कि जो पी पॉइंट पर कुछ मोमेंट ऑफ लोड पड़ेगा, मीन्स
इस एलिमेंट पर जो मोमेंट ऑफ लोड पड़ेगा वो हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे जो वेट सस्पेंड है, मोमेंट ऑफ लोड मीन्स हमारा कपल ऑफ फोर्स यानी कि टॉर्क, और हम जानते हैं टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब चूंकि फोर्स यहाँ पर वेट W से लग रहा है, मीन्स W है वेट, तो यहाँ पे फोर्स के लिए हम लिख सकते हैं W। और यहाँ पर हमने कंसीडर कर लिया कि जो एक PQ है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक PQ है जो एक बहुत ही स्मॉल एलिमेंट है, तो इसका जो फिक्स्ड पॉइंट से जो डिस्टेंस होगा वो x हमने कंसीडर कर लिया। तो इस एलिमेंट का जो वेट्स मीन्स यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर खींचें और इससे जब डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो होगा L माइनस एक्स। चूँकि टोटल डिस्टेंस L है और इस पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो x है, तो ये जो एलिमेंट होगा इसका जो डिस्टेंस होगा हमारे इस परपेंडिकुलर से, अगर हम इसको इस तरीके से कुछ खींच दें ऊपर की ओर, एक्सटेंड कर दें, तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगा वो L माइनस एक्स होगा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस L माइनस एक्स है और फोर्स हमारा W है। तो मोमेंट ऑफ लोड यानी कि या फिर टॉर्क भी कह सकते हैं, या कपल ऑफ फोर्स अबाउट द पॉइंट P, पॉइंट P पर जो लग रहा है वो है WL माइनस एक्स। तो बेंडिंग बीम इज एन इक्वेशन देन रीजनिंग बॉन्डिंग बाई A अपॉन R। ये आगे समझ में आएगा। अ कैंटिलीवर इज अ बीम विथ इट्स वन एंड रिजिडली फिक्स्ड एंड लोडेड एट इट्स फ्री एंड। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक कैंटिलीवर एक बीम होती है जो कि जिसका वन एंड रिजिडली फिक्स्ड होता है और दूसरे एंड पर ये फ्री होती है जिस पर हम लोड करते हैं वेट को। तो कंसीडर इन फिगर ए बी इट इज़ अ कैंटिलीवर विद इट्स एंड ए रिजिडली फिक्स्ड। यहाँ पे हमने एक फिगर में कंसीडर किया है ए बी ए कैंटिलीवर जिसका जो एंड ए है वो रिजिडली फिक्स्ड है और लोडेड बाय वेट W एट इट्स फ्री एंड बी पर वेट W से लोड किया गया है। ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट एट द एंड बी, बेंडिंग मोमेंट की वजह से एंड बी पर द एंड ऑफ बी ऑफ द बीम बेंड्स टू द बी डैश। मीन्स बेंडिंग मोमेंट की वजह से लोड के जो एंड बी है वो हमारा बी डैश तक बेंड हो जाता है। मीन्स यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये पॉइंट बी डैश तक बेंड हो जाता है। यहाँ पर कहने का मतलब ये है यहाँ पर। तो एज्यूमिंग दैट द वेट ऑफ द बीम इज नेग्लिजिबल, यहाँ पर हमने जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो बीम है उसका वेट हम नेग्लिजिबल एज्यूम करेंगे एंड द बीम इज ऑफ लेंथ L, और जो बीम का लेंथ है वो L है। वी आर टू फाइंड द डिप्रेशन ऑफ अ लेयर ऑफ द बीम एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द फिक्स्ड एंड। तो हमें जो फाइंड करना है वो डिप्रेशन ऑफ द लेयर, जो लेयर का डिप्रेशन हो रहा है बीम का एट डिस्टेंस x, फिक्स्ड एंड से डिस्टेंस x पर, वो हम फाइंड करेंगे। हेंस द डिप्रेशन ऑफ द फ्री एंड बी ऑफ द बीम। तो जो डिप्रेशन होगा फ्री एंड बी पर वो हम फाइंड करते हैं। लेट देयर बी अ लेयर P एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द एंड A, मोमेंट ऑफ लोड W अबाउट द पॉइंट। जैसा कि मैंने आपको कहा कि पॉइंट P है या जो लेयर P है या फिर जो हमारा स्मॉल एलिमेंट P है उस वो डिस्टेंस x पर है पॉइंट एंड A से, तो उस पर जो मोमेंट ऑफ लोड लग रहा है मीन्स उस पॉइंट पर या फिर इस एलिमेंट पर जो मोमेंट ऑफ लोड लग रहा है वो है हमारा पॉइंट P इक्वल टू WL माइनस एक्स। अब चूंकि हम जानते हैं कि यहाँ पे जो बेंडिंग ऑफ मोमेंट में भी हमने पढ़ा था कि जो हमारा बेंडिंग ऑफ मोमेंट होता है वो इक्वल होता है यंग मॉडुलस इनटू ज्योमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर। और यहाँ हमारा जो R है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है जैसा कि मैंने आपको बताया, और IG ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन और Y यंग मॉडुलस। तो ये बेंडिंग मोमेंट है और बेंडिंग मोमेंट एक प्रकार का टोटल टॉर्क ही होता है, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स होता है। और यहाँ पे ये जो हमारा पॉइंट P के लिए जो हमारा मोमेंट ऑफ लोड है ये भी एक टॉर्क है या मोमेंट ऑफ फोर्स है WL माइनस एक्स। तो हम मान लेते हैं कि इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, आप इतनी बड़ी लैंग्वेज को छोड़कर ना लिख सकते हैं सीधे, इन इक्विलिब्रियम कंडीशन YI अपॉन R इक्वल टू WL माइनस एक्स, क्योंकि ये भी बेंडिंग ऑफ मोमेंट है और ये भी यहाँ पर एक बेंडिंग ऑफ मोमेंट है या फिर मीन्स मोमेंट ऑफ लोड है और ये भी मोमेंट ऑफ फोर्स है। तो यहाँ पे हम इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दे देते हैं और आगे बढ़ते हैं। वेयर y इज द यंग्स मॉडुलस ऑफ द मटेरियल ऑफ द बीम, जहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया y यंग मॉडुलस है मटेरियल का, I इज द ज्योमेट्रिकल मोमेंट ऑफ द बीम एंड R इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस ऑफ द बेंट बीम कर्वेचर। बट कर्वेचर इज डिफाइंड एज, अब हमने कर्वेचर की डेफिनेशन पढ़ी है, मीन्स आपने मैथ में पढ़ा होगा कर्वेचर का जो फॉर्मूला होता है वो कुछ इस तरीके से होता है 1 अपॉन R इक्वल टू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर 3/2। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। वेयर y इज द डिप्रेशन ऑफ द लेयर P एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द फिक्स्ड एंड A।
तो जहाँ पे जो y है वो हमारा डिप्रेशन है लेयर p का एट डिस्टेंस x फ्रॉम द फिक्स्ड एंड e। यहाँ पे मैं आपको डायग्राम में दिखा देता हूँ, ये जो डिस्टेंस है हमारा ये y है हमारा। और हमने जैसा कि मैंने आपको शुरू में कहा था कि ये जो डिस्टेंस है ये भी बहुत ही नेग्लिजिबल, बहुत ही कम, थोड़ा बहुत ही छोटी डिस्टेंस होगी। तो यहाँ पे जो y हमारा बहुत ही ज़्यादा छोटा है, सिंस y इज़ वेरी स्मॉल, तो dy/dx का होल स्क्वायर नेग्लिजिबल होगा 1 की कंपैरिजन में। मीन्स पीछे जो फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ नीचे डेनोमिनेटर में 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर dy/dx का होल स्क्वायर 1 की कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा छोटा है, तो इसको हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं, मीन्स इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो नेगलेक्ट करने के बाद 1/r इक्वल हो जाएगा d²y/dx², क्योंकि अपॉन में 1 हो जाएगा। तो नियरली हम मान सकते हैं 1/r इक्वल टू d²y/dx²। इसको हम इक्वेशन थर्ड दे देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड वी गेट, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इक्वेशन से हम 1/r की वैल्यू मीन्स 1/r की वैल्यू लिख सकते हैं, जो कि कुछ आएगी WL-x/yi। अगर आप गौर से देखें तो इस इक्वेशन से हम r की 1/r की वैल्यू जब yi को इस साइड डेनोमिनेटर में ले जाएंगे, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, दोनों साइड अगर हम yi से डिवाइड कर दें तो 1/r इक्वल टू WL-x/yi हो जाएगा। तो 1/r की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें मिलेगा d²y/dx² इक्वल टू WL-x/yi। ये इसको हम इक्वेशन फोर्थ डाल देंगे। ऑन इंटीग्रेटिंग द एबव एक्सप्रेशन फोर्थ, ये जो एबव इक्वेशन है इक्वेशन फोर्थ है, इसको अगर यदि हम इंटीग्रेट कर दें तो कुछ इस तरीके से आएगी इक्वेशन dy/dx, क्योंकि यहाँ पर दो बार डिफरेंशिएशन हो रहा था, तो एक बार इंटीग्रेशन करने पर अब डिफरेंशिएशन केवल एक बार ही बचेगा dy/dx, क्योंकि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। तो एक बार इंटीग्रेशन करने पर एक बार डिफरेंशिएशन कैंसिल हो जाएगा, तो dy/dx इक्वल टू w/y, चूँकि ये कांस्टेंट टर्म्स है तो इनको हम बाहर ले लेंगे, और l-x dx प्लस a1, यहाँ पे एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएगा a1 इंटीग्रेशन होने के बाद, जैसा कि आता है आपने मैथ में पढ़ा होगा। तो dy/dx इक्वल टू w/y l(x-x²/2) इंटीग्रेशन होने के बाद प्लस a1, कुछ इस तरीके से आ जाती है। इस इक्वेशन को हम दे देते हैं इक्वेशन फिफ्थ। जैसे कि मैंने आपको बताया, वेयर a1 इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन कांस्टेंट a1 कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बाउंड्री कंडीशन सिंस द डिप्रेशन एट द एंड a इज 0। हम जो a1 की वैल्यू बाउंड्री कंडीशन से फाइंड कर सकते हैं। यदि हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से देखें कि यहाँ पे अगर हम ड्रॉ कर लें एक x एक्सेस और एक y एक्सेस, तो यदि देखें कि यदि x इक्वल टू 0 होगा तो ये जो पॉइंट, ये जो हमारा एलिमेंट है ये यहाँ बाउंड्री पर होगा, और जब ये बाउंड्री पर होगा तो बाउंड्री पर जो हमारा y का वैल्यू होगा वो भी 0 होगा। मीन्स ये जो हमारी यहाँ पर बाउंड्री लाइन कुछ इस तरीके से बनी है, ये आखिर में जाके यहीं पर मिलना है। इसमें डायग्राम थोड़ा सा रॉन्ग है, आप सुधार लें। ये जो हमारा न्यूट्रल लाइन है ये कुछ इस तरीके से मिलेगा डायग्राम में। मैं आपको बुक का डायग्राम दिखा दूंगा थोड़ी देर में। तो यहाँ पे जब जाके ये मिलेगा तो इस पॉइंट पर मीन्स जब x इक्वल टू 0 हो जाएगा तो हमारा जो y होगा, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन p एंड p डैश, वो भी 0 हो जाएगा, और y की वैल्यू 0 होने पर dy/dx भी 0 ही होगा। तो यही हमारी कंडीशन थी जो यहाँ पे मैं आपको बता रहा था, बाउंड्री कंडीशन। मीन्स बाउंड्री में पहुँचा देने के बाद जो वैल्यू होगी वो कुछ इस तरीके से होगी, डिप्रेशन और एंड ए इज 0। तो एट x इक्वल टू 0 मीन्स एंड ए पर जो डिप्रेशन होगा वो 0 होगा। एट x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 एंड dy/dx इक्वल टू 0। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, x इक्वल टू 0 रखने पर y इक्वल टू 0 आएगा और dy/dx भी 0 हो जाएगा। तो हैंस 0 इक्वल टू, अब इस इक्वेशन में हम 0 रख देंगे dy/dx की वैल्यू और x की वैल्यू। तो ये कुछ इक्वेशन कुछ इस तरीके से आई, w/yi इंटू 0 - 0 प्लस a1 इक्वल 0। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में हमें मिल जाएगा a1 इक्वल टू 0। तो फ्रॉम इक्वेशन फिफ्थ वी गेट, इक्वेशन फिफ्थ से जैसा कि हमने पाया है dy/dx इक्वल टू w/yi lx - x² 2/2।
तो a1 की वैल्यू इस इक्वेशन में हमने 0 रख दी है, तो हमारी इक्वेशन 6 हमें मिल चुकी है। अब हम इस इक्वेशन को फिर से इंटीग्रेट करेंगे, अगेन इंटीग्रेट इन द अबव इक्वेशन या एक्सप्रेशन 6, तो वी गेट y इक्वल टू w अपॉन वाई आई, फिर से एक कांस्टेंट क्वांटिटी एल एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 6 प्लस a2, फिर से यहाँ पर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएगा, फिर से हम वही बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे और y और यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया y और 0, x इक्वल टू 0 पर y 0 होगा, तो फिर से फिक्स्ड एंड पर 0 होगा, तो यहाँ पे y की वैल्यू और x की वैल्यू फिर से 0 रखने पर a2 की वैल्यू भी 0 आ जाएगी, और इसमें पुट करने पर इक्वेशन कुछ इस तरीके से आ जाएगी y इक्वल टू w अपॉन वाई आई एल एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 6, और इससे 2 कॉमन लेने पर इक्वेशन कुछ इस तरीके से आ जाएगी। यहाँ ब्रैकेट के अंदर से 2 अगर हम कॉमन लेते हैं तो वाई एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर भी कॉमन लिया है यहाँ पर, y इक्वल टू डब्ल्यू एक्स स्क्वायर अपॉन 2y आई इंटू एल माइनस एक्स आई 3, इसको हम इक्वेशन से 8 दे देंगे, और यही हमारा रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन था। एव एक्सप्रेशन गिव्स द डिप्रेशन एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द फिक्स्ड एंड ए ऑफ द कैंटिलीवर, तो जो एव एक्सप्रेशन है ये हमें देता है या फिर ये हमें दर्शाता है डिप्रेशन एट अ डिस्टेंस x डिस्टेंस पर किसी पॉइंट पर एंड ए से कैंटिलीवर का डिप्रेशन। ऑब्वियसली द डिप्रेशन इज मैक्सिमम एट द फ्री एंड, तो ये ऑब्वियस चीज़ है, ये निश्चित बात है कि जो हमारा फ्री एंड पर डिप्रेशन होगा वो मैक्सिमम होगा। तो फ्री एंड पर मीन्स जो सबसे लास्ट का जो हमारा पॉइंट था, पॉइंट बी, वो हमारा फ्री एंड था, तो एट द फ्री एंड, उस फ्री एंड पर जो x की वैल्यू होगी मीन्स जो डिस्टेंस होगा, अगर हम उस पॉइंट पर एलिमेंट कंसीडर करें p, तो x इक्वल टू एल होगा, मीन्स फिक्स्ड एंड से फ्री एंड की जो डिस्टेंस है वो l होगी, तो x इक्वल टू एल लिख देंगे हम यहाँ पर, और जहाँ जहाँ हमें यहाँ इस इक्वेशन में x दिखाई दे रहा है वहाँ हम l को रिप्लेस कर देंगे, और इक्वेशन हमारा कुछ इस तरीके से आएगा y मैक्सिमम और डेल्टा। हाँ, तो y मैक्सिमम और डेल्टा की वैल्यू ही होगी, ये हमारी w अपॉन वाई कुछ इस तरीके से आ जाएगी। और इस इक्वेशन में हम लिख सकते हैं वेयर आई इक्वल टू बी डी क्यू अपॉन 12 फॉर अ बीम ऑफ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन। ये सब औपचारिकता है, मेन डेरिवेशन हम समझ चुके हैं, और आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपको डायग्राम बुक का दिखा देता हूँ, आप बुक से देखकर ही बनाए डायग्राम। ये जो डायग्राम आप देख पा रहे हैं बुक में, जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे न्यूट्रल लाइन जो हमारा इस एंड पर जो न्यूट्रल लाइन है वो एक जैसी ही है, मीन्स यहाँ पे सेम पॉइंट पर है न्यूट्रल लाइन, और जब बेंड होने के बाद कुछ देर बाद कुछ आगे चल के ये न्यूट्रल लाइन अलग हो जाती हैं एक दूसरे से। So thanks for watching this video friends. Don't forget to subscribe this channel for more such videos and also like the video.